स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये जो पीडीएफ्स होता है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐप पे आप लोग अगर टेस्ट देना चाहते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में फ्री जीके को एसएससी जीडी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, तो ऐप का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अगर आपकी हेल्प होती है जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा, भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो टोटल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है भारत में। और पहला अगर हम जैव आरक्षित क्षेत्र देखें तो पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा बना था, तो ये आपका होगा नीलगिरी। और सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये होगा कच्छ का रण। क्या होगा? ये कच्छ का रण होगा जो कि गुजरात में स्थित है और ये जंगली गधे के लिए फेमस है। और सबसे छोटा अगर हम बात करें तो वो होगा डिब्रू सैखोवा जो कि असम में पड़ता है। और एक याद और रखना है आपको, सुंदरबन। सुंदरबन ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो नृत्य नटराज का जो संबंध है ये किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंध है नर्तकी नटराज का। और अगर नर्तकी नटराज की बात करें तो ये पहले ट्रांसजेंडर थे। क्या थे? पहले ट्रांसजेंडर थे जिनको ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगर हम भरतनाट्यम में प्रमुख नामों की बात करें तो पहला नाम आ जाता है आपका अलारमेल बल्ली। अलारमेल बल्ली के बाद दूसरा नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति, तीसरा नाम आता है अनीता रत्नम का, और चौथा नाम आता है आपका बैजंती माला। ये आपको याद रखना है। बाकी आप लोगों ने अगर हमारी पिछली वीडियोस देखे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट प्रश्न जो है वो आपके पूछे जा रहे हैं। कल की थर्ड शिफ्ट से डायरेक्ट 6 प्रश्न आपके पूछे गए थे प्रीवियस वीडियो से। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग पूरा देखिए, आने वाले शिफ्टों में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इन वीडियोज़ से। तो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम जो होता है ये किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? तो कर्नाटक संगीत के लिए भरतनाट्यम जाना जाता है। और अगर हम हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया में फेमस होता है कथक के लिए। हिंदुस्तानी संगीत का अगर हम जनक देखें तो वो तानसेन थे हिंदुस्तानी संगीत के जनक। और हिंदुस्तानी संगीत के जो प्रमुख घराने होते हैं, बनारस घराना, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, किराना, आगरा, ये आपके हिंदुस्तानी संगीत के घराने। और कर्नाटक संगीत से अगर हम एक बहुत महत्वपूर्ण नाम की बात करें तो वो आता है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का, जिनको भारत रत्न दिया गया था कब? 1998 में। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का संबंध जो है वो कर्नाटक म्यूजिक से ही था। अगला प्रश्न आता है आपका, कौन सा जल डमरू मठ आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को कौन सा जल डमरू मठ जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेरिंग। यहाँ पे अगर हम जिब्राल्टर की बात करें तो जिब्राल्टर जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, जिब्राल्टर जल डमरू मठ। अगर हम बाबेल मांडेब की बात करें तो ये रेड सी को गल्फ ऑफ एशिया से जोड़ता है। और अगर हेमरूज की बात करें तो ये पर्शियन गल्फ से, कहाँ से? पर्शियन गल्फ से ओमान सी को जोड़ता है। पर्शियन गल्फ को ओमान सी से जोड़ता है हेमरूज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोटीपुआ नृत्य का जो संबंध है ये आपका उड़ीसा से होगा। और उड़ीसा के अगर हम प्रमुख नृत्यों की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है घंटा मृदंगम। और दूसरा आता है आपका बाघा नृत्य। और घंटा मृदंगम ये आपके उड़ीसा से ही संबंधित है और गोटीपुआ भी उड़ीसा से संबंधित है। हरियाणा के अगर बात करें तो हरियाणा का एक तो आता है आपका धमाल, दूसरा आपका आता है मंजीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में विकेट की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में जो विकेट की लंबाई होती है ये आपकी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका राइट आंसर है 28 इंच। अगर हम क्रिकेट में बैट की बात करें तो बैट की जो लंबाई होती है वो आपकी 38 इंच होती है।
और अगर क्रिकेट पिच की बात करें तो 20.11 मीटर ये आपकी क्रिकेट पिच की लंबाई होती है और 22 गज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न आता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये आपका कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को ही ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो उसी वजह से इसको आर्द्रभूमि दिवस घोषित किया गया था। 1971 में हुआ था ये आपका रामसर कन्वेंशन। और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी बनी थी। तो भारत की पहली 1981 में रामसर साइट बनी थी, जो कि थी चिल्का लेक उड़ीसा की। और भारत इसका हिस्सा कब बना रामसर कन्वेंशन का। तो भारत इसका हिस्सा 1982 में बना था रामसर कन्वेंशन का हिस्सा। और भारत की पहली कौन सी थी साइट रामसर की। तो वो चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में स्थित है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की पहली कौन सी थी। तो वो कोरबोग द्वीप थी। कौन सी। कोरबोग द्वीप जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये विश्व की पहली रामसर साइट थी। अगर हम 9 जनवरी की बात करें तो 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 1915 9 जनवरी को गांधी जी वापस आए थे। और 24 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं वेब से, WEB। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो वर्ल्ड अर्थ और बायोडाइवर्सिटी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये जो रामगंगा गोमती घाघरा दिख रही हैं आपको, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कनक रेले और भारतीय शिवाजी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो कनक रेले और भारतीय शिवाजी का संबंध जो है वो आपका मोहिनी अट्टम से इनका संबंध है। अगर हम कनक रेले की बात करें तो कनक रेले को 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और भारतीय शिवाजी को 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर हम मोहिनी अट्टम की जननी की बात करें तो ये आपकी होंगी कलामंडलम कल्याणी अम्मा कुट्टी। ये आपकी मोहिनी अट्टम की जननी है। और मोहिनी अट्टम के अन्य नामों की अगर हम बात करें तो उसमें आता है आपका सुनिंदा नायर, गीता गायक और शांता राव। ये आपके मोहिनी अट्टम के कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21A को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 21A को जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 86वें संविधान संशोधन, इसमें 6 से 14 वर्ष के लिए कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई थी। और 61वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था। तो 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष उम्र कर दी गई थी वोट देने की उम्र को। और 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन से जो संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 300A में वर्तमान समय में ये स्थित है कानूनी अधिकार के रूप में। और 42वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन से हमने संविधान में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये हमने 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े थे। और 42वें संविधान संशोधन से ही हमने मौलिक कर्तव्यों को 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था हमने, जो कि 51A में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पुंथुडू निम्नलिखित में से किस राज्य का नववर्ष त्यौहार है। तो पुंथुडू जो है ये आपका नववर्ष त्यौहार है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। और जम्मू कश्मीर में हम क्या मनाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में नवरेह मनाते हैं। और बिहार में हम मनाते हैं जुड़ शीतल। और यूपी का नववर्ष त्यौहार कौन सा है। तो यूपी का जो नववर्ष त्यौहार होता है वो आपका होता है खिचड़ी। और अगर महाराष्ट्र के नववर्ष त्यौहार की बात करें तो ये आपका होगा गुड़ी पड़वा। तो ये आपके महत्वपूर्ण नववर्ष त्यौहार थे। और पंजाब में हम क्या मनाते हैं नववर्ष त्यौहार के रूप में। तो वो मनाते हैं हम बैसाखी। अगला प्रश्न आता है मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था इसको। और सकारिया समिति का संबंध किससे है। तो सकारिया समिति का संबंध जो था वो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं ये सकारिया समिति बनाई गई थी। और PC महालनोबिस क्या थी।
तो पीसी महालनोबिस में भारत में राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाने के लिए पीसी महालनोबिस समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2023 के 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से राम भद्राचार्य और गुलजार को सम्मानित किया गया था। तो आंसर डी इसका राइट आंसर होगा, ए एंड बी। अगर हम गुलजार के ओरिजिनल नाम की बात करें तो ये उर्दू कवि, उर्दू लेखक और गायककार कवि भी हैं ये, और इनका जो ओरिजिनल नाम है वो संपूर्ण सिंह कालरा इनका ओरिजिनल नेम है। और अगर हम अल्पना किलवाला की बात करें तो अल्पना किलवाला ने अभी लेटेस्ट में एक बुक लिखी थी, फ्लाइंग ऑन द आरबीआई वॉल, फ्लाइंग ऑन द आरबीआई वॉल, ये अल्पना किलवाला के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंगूत्र निकाय का संबंध किससे है? अंगूत्र निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो अंगूत्र निकाय का जो संबंध है ये आपका किससे है? ये आपका बौद्ध धर्म से अंगूत्र निकाय का संबंध है। अगर हम जैन धर्म से बात करें तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जो पुस्तक है इसका जो है जैन धर्म से संबंध है। और अगर बौद्ध धर्म के अंगूत्र निकाय के अनुसार हम महाजनपदों की संख्या देखें तो वो कितनी बताई गई थी? तो ये 16 बताई गई थी। और अष्टाध्यायी ने जो पाणिनि पुस्तक लिखी थी उसके द्वारा महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई थी? तो वो 22 संख्या बताई गई थी महाजनपदों की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो कल आपको पूछा गया था कि 2023 के एशियन खेल्स में ध्वजवाहक कौन थे? तो अमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन आपके 2023 के एशियन गेम्स में ध्वजवाहक थे। लवलीना बोरगोहेन का संबंध जो है वो आपका बॉक्सिंग से है। और 2020 में इन्होंने टोक्यो में ब्रॉन्ज जीता था और 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और 2021 में इनको खेल रत्न दिया गया था और 2023 में एशियन गेम्स में ये ध्वजावाहक थी लवलीना बोरगोहेन। अगला प्रश्न आता है विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये आपकी 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और ये वर्किंग कब हुई थी? तो 1945 से ये वर्किंग हुई थी। और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा हुई थी? तो ये आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और 2024 के अनुसार इसमें टोटल मेंबर कितने थे? तो 189 इसमें मेंबर थे। और जो आखिरी 189 में मेंबर जुड़ा था वो आपका नोरू देश था। कौन सा? नोरू। और वर्ल्ड बैंक के 5 ऑर्गन्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि द्वारा प्रयाग प्रशस्ति नामक शिलालेख में लिखा गया था। तो समुद्रगुप्त से कौन सा अभिलेख संबंधित है? तो ये आपका प्रयाग प्रशस्ति होगा। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था जो कि दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर होगा हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। और समुद्रगुप्त को ही हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं समुद्रगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। और गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त जो था ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला प्रश्न आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। और पीवी नरसिम्हा राव के समय जो इसका टैगलाइन था 1992 से लेकर 1997 तक पीवी नरसिम्हा राव के समय ये 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। इसमें हमने जो लक्ष्य रखा था वो 5.6% लक्ष्य रखा था, जबकि हमने हासिल कितना किया? 6.8% हमने इसमें हासिल किया था। रोजगार सृजन कार्यक्रम इसी समय चलाया गया था। और राजीव गांधी के समय कौन सी योजना लाई गई थी? तो ये आपकी 7वीं योजना थी। राजीव गांधी की समय ये चलाई गई थी 1985 से लेकर 1990 तक ये योजना चलाई गई थी। और इसमें फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी पे जोर दिया गया था, जिसमें हमने विकास दर 5% रखा था, जबकि प्राप्त हमने 6.02% हमने इसमें प्राप्त किया था। अगला प्रश्न आता है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो आपका होगा 1982 में हमने नाबार्ड की स्थापना की थी। और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्य करता है। और आरआरबी की अगर हम बात करें तो 1975 में जो है वो आरआरबी की स्थापना हुई थी। और 1988 में देखें तो ये सेबी की आपकी स्थापना हुई थी। और 1990 में हमने सिडबी की स्थापना की थी। सिडबी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है सिडबी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आपका लास्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 10 की गिरावट सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
उसका राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में सर्वाधिक 10 की गिरावट दर्ज की गई थी। और दूसरे नंबर पर कौन था? तो दूसरे नंबर पर ही आपका केरल था 10 की गिरावट में। अगर हम 10 की वृद्धि की बात करें तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कहाँ पे देखी गई थी? तो यह आपकी मेघालय में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि देखी गई थी, जो कि लमसम 27.8% थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका था अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 26% हमने 10 की वृद्धि देखी थी। और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष किस वायसराय के समय आया था, और साइमन कमीशन कब बना और भारत कब आया, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं एसएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, जो आपके आने वाले शिफ्टों में बहुत मदद करेंगे। बाकी टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं टॉप 100 और टॉप 50 के, तो वो दोनों वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। उसका लिंक भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।